क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर 7 बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाएं, संस्थाओं और कार्यक्रम का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विस इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। तो इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलुओं के बारे में हम बताते हैं। किसी भी देश को समृद्धि उसके विभिन्न आयु वर्गों के नागरिकों की खुशहाली और प्रगति पर निर्भर करती है। हर देश के कुछ लघु और कुछ दीर्घकालिक वित्तीय, सामाजिक और नैतिक लक्ष्य हैं, जिनकी पूर्ति के लिए सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे संस्थानों और सेवाओं का गठन करती है जो बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वृद्धजनों के जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। फर्स्ट है परिवार समाज की मूल इकाई होती है और इसका प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। कोई भी परिवार विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों को मिलाकर बनता है, जैसे कि माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि। प्रत्येक परिवार का अपना अलग अलग संयोजन होता है और हर परिवार किसी दूसरे परिवार से किसी न किसी रूप से भिन्न हो सकता है। सभी सदस्य मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। हालांकि परिवार हमेशा अपने सभी सदस्यों की उत्तम वृद्धि और विकास के लिए जरूरी सभी विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर नहीं कर पाता। जैसे कि छोटे बच्चों को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो वहीं सभी सदस्यों को स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए इस समुदाय कुछ ऐसी संरचनाओं, विद्यालयों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, मनोरंजन केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि का निर्माण करता है, जो विशिष्ट सेवाएं या सहायक सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनका उपयोग परिवार के विभिन्न सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। परिवार द्वारा उपयोग में जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सहायक सेवाएं क्या हैं? आमतौर पर हर परिवार विभिन्न सामुदायिक संरचनाएं, विद्यालयों, अस्पतालों इत्यादि के उपयोग द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परंतु हमारे देश में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से अपने सदस्यों को मूलभूत आवश्यकताओं तक पूरा नहीं कर पाते और फिर समाज की विभिन्न संरचनाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं तक पहुँचने और उनका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार बच्चे, युवा और वृद्धजन भी अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और अपने दम पर ही जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह अवसर या आवश्यकताओं को खुद ही पूरा करने में कठिनाई होती है। उपरोक्त सभी सबसे प्रमुख कारण परिवार में संसाधनों की, विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, जिसके कारण भी सहायक तथा विशिष्ट सेवाओं का महत्व बढ़ जाता है। भारत में सहायक और विशिष्ट सेवाओं या संस्थानों की कमी का परिणाम भारत में निरंतरता का स्तर अत्यंत व्यापक है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 1/3 गरीब भारत में निवास करते हैं। भारत की योजना के अनुसार 2004 से 2005 में 37.2% जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। केवल 30% से भी कम जनसंख्या को उचित सफाई सुविधाएं उपलब्ध थी, अतः 70% से अधिक भारतीयों को आज भी उचित सफाई से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गरीबी, अज्ञानता और स्वास्थ्य सेवाओं तक उचित पहुंच न होने का कारण आज भी बहुत से अप्रशिक्षित दाइयों के द्वारा कराए जाते हैं। भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर और अवस्थाएं दर के अधिक होने का एक प्रमुख कारण है। हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसके बावजूद देश के आधे से भी कम परिवार आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। बालिकाओं, महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना लड़कों की तुलना में लड़कियों के घटते अनुपात द्वारा परिदर्शित होती है। यह सर्वविदित है कि कुपोषण सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। इसके बावजूद भी देश में आज भी 5 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चे, लगभग 2/3 बच्चे मध्यम या गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं? संवेदनशील
शब्द का तात्पर्य समाज की उन व्यक्तियों और समूहों से है जिनकी प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है और जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का हानिकारक प्रभाव भी अधिक पड़ता है। किशोर न्याय या बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, जिसे कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, गरीबी और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले सभी बच्चों को अतिरिक्त विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। कई बार बच्चे विभिन्न कारणों से किसी कानून का उल्लंघन कर देते हैं या फिर गैर सामाजिक गतिविधियों के समय संलिप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किशोरों को संरक्षण देने उद्देश्य से सरकार ने किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया, जो भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक वैधानिक ढांचा है। वे किशोर को देखभाल संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं, वे जो कानून का उल्लंघन करते हैं, कई बार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बाल अपराधी भी कहा जाता है। हालांकि बाल अपराधी को संज्ञा केवल उन बच्चों को दी जाती है जिन्हें पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता IPC का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया हो। दूसरे शब्दों में, उन्हें पुलिस द्वारा इसलिए पकड़ा जा गया हो क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई जुर्म किया हो जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। इस अधिनियम में बाल अपराध की रोकथाम और बाल अपराधियों के उचित व्यवहार के विषय में निर्देश दिए गए हैं। सेकंड है, वे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के तहत उन बच्चों की देखभाल और संरक्षण का प्रावधान है जिनके देखभाल और करने वाला कोई भी नहीं होता, जिन्हें बंधुए मजदूरों या किसी कारखाने इत्यादि में गैर कानूनी रूप से रखना या काम करवाया जाता है। इस अधिनियम का कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या देखभाल या संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चों दोनों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने उचित देखभाल, संरक्षण और उपचार प्रदान करता है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का आधार। किशोरी नए बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अनुसार देखभाल और संरक्षण का आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जा सकती है। संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल, इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम्स एंड इंटिविटीज फॉर चिल्ड्रंस में फर्स्ट है। पिछले कुछ वर्षों में संवेदनशील बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति तथा उनके विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम और संस्था सेवाओं को शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कुछ सेवाएं हैं। फर्स्ट है समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या ICDS कहा जाता है। समेकित बाल विकास सेवाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल अवस्था कार्यक्रम भी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समेकित तरीके से 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, प्रारंभिक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि उनके विकास को बदला जा या बढ़ावा दिया जा सके। गर्भवती या धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और उचित टीकाकरण संबंधी शिक्षा जानकारी देना। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा देना। 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन, वृद्धि की निगरानी तथा मूलभूत स्वास्थ्य और देखरेख सभी संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। इन सेवाओं के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण और विटामिन A पूरकों को प्रदान करना होता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में इस कार्यक्रम योजना से लगभग 41 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ये सेवाएं सभी आंगनवाड़ी देखरेख केंद्र पर समेकित तरीके से दी जाती हैं। नेक्स्ट है SOS चिल्ड्रन विलेजेस या SOS बाल गांव। SOS एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसने अनाथ और छोटे हुए बच्चों की
लंबे समय तक देखरेख के लिए परिवार मॉडल पर आधारित अभिगम की शुरुआत की है। इसका क्या उद्देश्य है? एसओएस बाल गांव की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों का परिवार आधारित दीर्घावधि की देखरेख प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवार के साथ नहीं रहते हैं। प्रत्येक एसओएस घर में एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है और यहाँ सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं, जिनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चे एक बार भी फिर संबंधों और प्रेम का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें अपने साथ घटित कड़वे अनुभव से उबरने में सहायता मिलती है। ऐसे घरों में बच्चे एक स्थिर पारिवारिक परिवेश में पलते हैं और एक स्वतंत्र युवा वयस्क बनने तक उनकी व्यक्तिगत रूप से सहायता की जाती है। कई एसओएस परिवार एक साथ रहते हैं ताकि एक सहायक ग्राम परिवेश बनाया जा सके। ये स्थानीय समुदाय नागरिकों से जुड़े होते हैं और सामाजिक जीवन में योगदान देते हैं। भारत में पहला एसओएस गांव 1964 में स्थापित किया गया था और यह संगठन देश भर में 40 विशिष्ट गांवों में लगभग 6000 जरूरतमंद परित्यक्त बच्चों को देखभाल करता है। भारत में जब भी कोई विद्रोह या पर्यावरण या प्राकृतिक आपदा भोपाल में 1984 में विषैली गैस के रिसाव की घटना, भीषण चक्रवात, विनाशकारी भूकंप और सुनामी के आने पर एसओएस बच्चों के गांव ने आपातकालीन राहत कार्यक्रम के द्वारा तत्काल सहायता प्रदान की, जहां विशेष रूप से इन एसओएस गांवों को स्थायी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाता है। तीसरा है बाल गृह, चिल्ड्रंस होम। बाल गृह राज्य सरकार द्वारा संचालित है तथा यहाँ पर 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होते हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से राज्य की देखरेख में रखा जाता है। आमतौर पर बच्चों के निम्न 3 प्रकार के बाल गृह स्थापित किए गए हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन होम, जिसे प्रेषण गृह कहते हैं। प्रेषण गृह में मुख्य रूप से गुमशुदा या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से अर्थात उनके माता पिता तक का पता लगाए जाने तक उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रखा जाता है। सेकंड है विशेष गृह, जिसे स्पेशल होम बोलते हैं। विशेष गृह वह स्थान है जहां कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों या किशोरियों को हिरासती देख रेख में रखा जाता है। थर्ड है किशोर बाल गृह, चिल्ड्रंस होम। किशोर बाल गृह में अधिकतर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं होता है, या फिर उन बच्चों को जिनके माता पिता अस्वस्थ या मर चुके हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ऐसे बच्चों को भी रखा जाता है जिनके माता पिता उन्हें अपने पास नहीं रख पाते या नहीं रखना चाहते हैं। सरकार पर ऐसे बच्चों को घर, बोर्ड, गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन बाल गृहों में बच्चों में कुछ कौशल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फोर्थ है गोद लेना, दत्तक गृह, इसे एडॉप्शन बोलते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के साथ साथ भारत में भी बच्चा गोद लेने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। पहले के समय में परिवार में ही बच्चा गोद लिया जाता था, लेकिन बदलते समय में साथ परिवार के बाहर से बच्चा गोद लेने की प्रथा को संस्थागत और विधिक बना दिया गया। आजकल तो केंद्रीय तथा राजकीय सरकार भी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम द्वारा बच्चा गोद लेने के आवश्यक तत्व सहायता और मार्गदर्शन करती है। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन जिसे एनजीओ भी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करती है। बच्चों को गोद लेने वाली संबंधी नियमों को सशक्त करने तथा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर एक केंद्रीय संस्था या केंद्रीय दत्तक गृह संसाधन कारा CARA का गठन किया है, जो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014, जिसे नेशनल यूथ पॉलिसी, इसमें 18 से 35 वर्ष
की आयु के व्यक्ति को युवा कहा जाता है। इसमें 13 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति को किशोरी। एक अनुपात के अनुसार 2016 तक युवा भारत की कुल जनसंख्या का 40% भाग बन गए थे। आज भारत समेत विश्व के हर देश में प्रगति मुख्य रूप से तरीकों और संसाधनों का निर्भर करती है, जिनके द्वारा युवाओं को राष्ट्र के विकास या प्रगति के प्रोत्साहन या वैश्विक सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सक्षम बनाना है। भारत में युवाओं के चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम क्या हैं? एक है फर्स्ट राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे NSS द नेशनल सर्विस स्कीम कहा जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करना और उनकी सहभागिता बढ़ाना होता है। इस योजना के अंतर्गत आमतौर पर निम्न कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट है सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य। सेकंड, गांव या तालाबों आदि का निर्माण। थर्ड, तालाबों से खरपतवारों को निकालना। फोर्थ, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम। 5, सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम। 6, सहकारी संघों के आयोजन। 7, विद्यालय की इमारतों की सफाई रख रखाव। 8, वृक्षारोपण गड्ढे खोदना। 9, स्वास्थ्य और सफाई के संबंधी क्रियाकलाप। 10, बाल देखरेख संबंधी कार्यक्रम। 11, शिल्प सिलाई बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम। और 12, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेकंड है राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। इस योजना के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को पूर्वकालिक रूप से 1 या 2 वर्ष की अल्प अवधि के लिए राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में शामिल होने पर अवसर प्रदान करना होता है, जो अपनी पहली डिग्री प्राप्त कर चुके हों। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को पूर्व क्लबों की स्थापना, कार्य शिविरों के आयोजन, युवा नेतृत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलकूद तथा खेलों को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। थर्ड है सामूहिक कार्यों में प्रोत्साहन। आजकल अनेक युवा क्लब और स्वयंसेवी संगठन पर्वतारोहण, दुर्गम रास्तों पर पैदल यात्रा, आंकड़े एकत्रित करने के लिए पड़ताल यात्रा, पहाड़ों को वनस्पतियों और जंतुओं, मरुस्थलों, वनों, सागरों के अध्ययन, नौकायन, तटीय जल यात्रा, रथ प्रदर्शनियां, तैरने और साइकिल चलाने आदि जैसे साहसिक कार्यों में प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग करके गतिविधियों का आयोजन करना होता है। फोर्थ है स्काउट और गाइड। सरकार स्काउट और गाइड के प्रशिक्षण रैलियों, जमहूरियों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किशोरों किशोरियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारक होने की भावना को बढ़ावा देना होता है। यह संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास को ही बढ़ावा देता है और समाज की भावना को विकसित करता है। 5 है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम। इसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम्स। भारत पिछले कई वर्षों में राष्ट्रमंडल कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहा है। इस भागीदारी का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को देश की विकास प्रक्रियाओं की भागीदारी करने और राष्ट्रमंडल देशों के सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना होता है। इस कार्यक्रम के तहत भारत, जाम्बिया और गुयाना में युवा कार्यों में उन्नत अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थगित किए गए हैं। फर्स्ट है एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र, चंडीगढ़ भारत में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। सरकार अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं को इस उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वह ऐसे भ्रमण कार्यक्रम तैयार करे या क्रियान्वित करे जिसमें एक प्रदेश में रहने वाले युवाओं को दूसरे ऐसे प्रदेशों में दौरे पर भेजा जाए जो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी भिन्न हो। इन भ्रमण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं में दूसरे प्रदेशों की स्थिति, देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर और विभिन्न क्षेत्रीय परिवेश के लोगों की झेली जाने वाली कठिनाइयों, देश के अन्य भागों के सामाजिक रीति रिवाजों आदि की अच्छी समझ विकसित करना होता है।
वृद्धजनों के लिए कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इसमें वृद्धजन से संबंधित राष्ट्रीय नीति 1999, जिसे नेशनल पॉलिसी ऑन वेटरन्स 1999, इस नीति के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा संबंधी देखभाल या पोषण, आश्रय, जानकारी संबंधी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना होता है। इसके अतिरिक्त इस नीति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन और संपत्ति की सुरक्षा संबंधी कानूनों और अधिकारों की रक्षा और इन्हें मजबूत बनाने के लिए उपाय किए जाना होता है। सेकंड है अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे एवं कल्याण से संबंधित कानून 2007। इसमें क्या होता है, बुजुर्गों को उनके बच्चों से उचित गुजारा भत्ता दिलवाना होता है और हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना की जाना। भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता योजना, इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें है वृद्ध आश्रमों की स्थापना एवं रखरखाव, इसे ओल्ड एज होम एंड देयर मेंटेनेंस। सेकंड है वृद्ध श्रमों के लिए बहु सेवा केंद्र का संचालन, मल्टी सर्विस सेंटर फॉर एल्डरली। से थर्ड है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और विशेष देखभाल की व्यवस्था, मेंटल हेल्थ केयर एंड स्पेशल केयर। नेक्स्ट है हेल्पलाइन एवं परामर्श केंद्र का संचालन, हेल्पलाइन एंड काउंसलिंग सेंटर। नेक्स्ट है वृद्धजनों की देखभाल करने वालों की जरूरी प्रशिक्षण देना, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड केयर गिवर्स ऑफ एल्डरली। वरिष्ठ नागरिक संगठनों का गठन करना, फॉर्मेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसे कहते हैं नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, NOAPS। इस पेंशन योजना के अंतर्गत उन बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है जिनके पास अपनी निजी और परिजनों से कोई वित्तीय सहायता या साधन नहीं मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वृद्ध लोगों को पेंशन दी जाती है। वृद्ध देखभाल केंद्रों की स्थापना, इस योजना के अंतर्गत 21 राज्यों के 100 जिलों के अस्पतालों में वृद्धजन देखभाल केंद्र खोले गए हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता, जिसे फ्री लीगल एड बोलते हैं, आजकल केंद्रीय तथा राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न माध्यमों से निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान कर रही है। 8 है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। 9 है सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अदालती प्राथमिकता और शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की विशेष कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ बहुत से सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से क्लिनिक भी व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में विशेष छूट दी जा रही है। बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचतों पर अधिक ब्याज दर भी दिया जा रहा है तथा कम बैंकिंग शुल्क भी लिया जा रहा है। यातायात के विभिन्न साधनों में रेल, हवाई जहाज वृद्धजनों को किराए में विशेष छूट और कुछ सीटों का बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया जा रहा है। नॉलेज एंड स्किल रिक्वायरमेंट, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए संस्थानों और कार्यक्रम के प्रबंधन, एरियर रोजगार के लिए एक योजनाकार, प्रबंधक और प्रशिक्षक की क्षमताओं को कौशल का होना जरूरी होता है। व्यक्ति को अपने लक्ष्य पूर्व की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए भी कौशल की होना जरूरी है। जन कौशल किसी संगठन के संचालन और विभिन्न पदों पर काम करने के दौरान व्यक्ति को अलग अलग पृष्ठभूमि में लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, जैसे समुदाय हो गया, निजी क्षेत्र हो गए, सरकारी अधिकारी हो गए, संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हो गए। प्रशासनिक कौशल क्या होता है, किसी संगठन या कार्यक्रम को चलाने या उसका प्रबंधन करने में वित्तीय हिसाब किताब रखना, कर्मचारी की भर्ती करना, लोग अधिकारियों से मिलना, विभिन्न प्रकार के उपकरण वस्तुओं को खरीदना, रिकॉर्ड और सम्मान का हिसाब रखना इत्यादि शामिल होता है। हालांकि संगठन में उपरोक्त सभी कार्यों के लिए अलग अलग विभाग तथा लोगों को नियुक्त किया जाता है, फिर भी व्यक्ति को उपरोक्त सभी को विषयों या प्रक्रियाओं को मूल रूप से समझना जरूरी होता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में रोजगार में संबंधित कई ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं। इन कार्यक्रमों में व्यक्ति नियमित पाठ्यक्रम के अध्ययनों के साथ साथ काम भी कर सकता है। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं, जैसे गैर सरकारी प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम या युवा विकास कार्यक्रम में डिप्लोमा। इसके अतिरिक्त आजकल राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जिसे स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी भी है और दूर शिक्षा के द्वारा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम के अधिक विवरण के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इग्नू की वेबसाइट की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।